हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से इसे पढ़ोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 70। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ मैंने इस चैप्टर को और प्रीवियस चैप्टर्स को भी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा लॉ कमीशन है इंडिया का, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन स्टैट्यूटरी मतलब इसे लॉ के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। हमें पता है जब पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ के थ्रू किसी बॉडी को फॉर्म करता है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। लेकिन हमारा यहाँ पे लॉ कमीशन ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस ये एक कैसी बॉडी है? एक एडवाइजरी बॉडी है विथ नो लीगल स्टेटस। तो इसे कैसे क्रिएट किया गया, यह सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो देखो, इसे गवर्नमेंट डिसीजन के थ्रू यहाँ पे लाया गया था, एक्ट के थ्रू नहीं। तो ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्रिएट किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, लॉ के थ्रू नहीं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये जो हमारा लॉ कमीशन है ये परमानेंट नहीं है। इसे तब बनाया जाता है जब ज़रूरत हो। ठीक है, सो गवर्नमेंट मे क्रिएट अनदर वन वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर टीन्योर की यहाँ पे बात करूँ तो इट इज़ क्रिएटेड फॉर लिमिटेड टाइम। यूजुअली यहाँ पे 3 साल का टाइम पीरियड होता है। तो क्या याद रखना है आपको इसके साथ? ये एक टेम्पररी बॉडी होती है। इसे तब क्रिएट किया जाता है जब ज़रूरत हो, और बार बार इसे अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका मेन जॉब क्या है। मेन जॉब बहुत सिंपल है। ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत हो लॉ में, ठीक है, सो शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो सजेशंस अबाउट मेकिंग और चेंजिंग लॉज। इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनके द्वारा की जाती है। सबसे पहली बात है यहाँ पे कंसोलिडेशन, और दूसरा है कोडिफिकेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? ब्रिंगिंग स्कैटर्ड लॉज ऑन सेम सब्जेक्ट इनटू वन लॉ। मतलब अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो लेट्स से कि यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है, और ये जो मैटर आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ये स्कैटर्ड मैटर है। अब हमें यहाँ पे लॉ कमीशन क्या करेगा? इन सारी स्कैटर्ड मैटर्स को, आप ऐसे समझो कि ये स्कैटर्ड लॉ है हमारी स्क्वायर सिस्टम में, इन्हें इन सब स्कैटर्ड मैटर्स को एक साथ एक जगह पे ला लेगा अंडर वन पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन। प्लस यहाँ पे होता है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आप लॉ को प्रॉपरली अरेंज करते हो सिस्टमैटिकली और क्लियरली, लेकिन इन अ रिटर्न फॉर्म, उसे हम कहते हैं कोडिफिकेशन। अब कोडिफिकेशन और कंसोलिडेशन करके आपने क्या किया? यहाँ पे हमने सिस्टम को या फिर लॉज को बोल लीजिए इम्प्रूव किया। ठीक है, इम्प्रूव किया, प्लस हमने इसे ऑर्गेनाइज किया और मॉडर्नाइज किया। राइट, तो ये तीनों चीज़ें कब पॉसिबल हुई? जब हमने यहाँ पे ये 2 चीज़ें की। और किसकी वजह से पॉसिबल हुई? हमारी लॉ कमीशन की वजह से। ओके, तो ये है पॉइंट। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट फोर्स नहीं होती है ये सारे सजेशंस एक्सेप्ट करने के लिए। तो मतलब इनके जो भी सजेशन होते हैं ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस की तरह काम करते हैं, सिर्फ एडवाइजरी होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे ना चाहे ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपको छोटा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड बता देती हूँ इसका क्या हुआ था। बस एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारी कंट्री में। तो जब ब्रिटिश रेजिम चल रहा था तब यहाँ पे 4 लॉ कमीशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। तो ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है। 19th सेंचुरी मतलब 1800s। ओके, तो मीनिंग ये कि लॉ रिफॉर्म की शुरुआत हो गई थी ब्रिटिश पीरियड के टाइम के ड्यूरेशन में ही। अब यहाँ पे कीवर्ड आपको दिख रहा होगा स्टैट्यूट बुक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द रिटन लॉज
व्हाट इज इट? कलेक्शन ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया। और एक एक पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखेगा एनरिचमेंट का। तो यहाँ ग्रेटली बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों को, लॉज को इम्प्रूव किया और स्ट्रेंथन किया इंडियन लॉज को। तो ये चीज़ें क्यों की गई थी? सही सीधी सी बात है, जिससे कि हम उस टाइम पे जो लॉज थे हमारी कंट्री में, इंडिया में, वो अच्छे से काम कर सके इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को ही ये चीज़ें बेनिफिट कर रही थी ज़्यादा, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में मुझे समराइज करना हो तो मैं ये कह सकती हूँ, दे मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। किसकी तरफ? टू एनरिच द इंडियन स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट बुक का मतलब मैंने आपको समझा दिया अभी यहाँ पे। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत सारे लॉ यहाँ पे सजेस्ट किए, और जितने भी लॉज थे ये सारे इंग्लिश लीगल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी और कंडीशंस को सूट हो उसके हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी किया था, इवन दो इट वाज अ इंग्लिश मॉडल। सो इंग्लिश लॉ मॉडल प्लस एडजस्टेड फॉर इंडिया, ऑफ कोर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, दैट्स देयर इज नो डाउट। प्लस आपने कुछ, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताओ कुछ मेजर लॉज, तो आपने इंडियन पिनल कोड का नाम सुना होगा। अब यहाँ पे तो ये सारे रिप्लेस हो चुके हैं, राइट? क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से ऐसे लॉज हैं? यहाँ पे देखिए ये रिप्लेस हो गए हैं, किससे रिप्लेस हुए हैं वो मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उस टाइम पे था हमारा इंडियन पिनल कोड, जो क्राइम्स और पनिशमेंट के बारे में चीज़ें देखता था। फिर आपने सीआरपीसी के बारे में सुना होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला एक्ट है। तो ये एग्जाम्पल हुए हैं, आपको समझ में आया होगा कि ये ओल्ड एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। तो अगर शॉर्ट में यहाँ पे बताऊँ तो देयर आर मेनी कोर इंडियन लॉज दैट कम फ्रॉम द ब्रिटिश एरा लॉ कमीशन। ओके, अब हम कमीशन के बाकी के की माइलस्टोन्स देख लेते हैं। ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इन इंडिया। प्लस सबसे पहला, हाँ आप सबको पता है हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन का भी जन्म इसके दौरान हुआ। अब यहाँ पे आपको पता है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई थी। पहले तो है हमारा फंडामेंटल राइट, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब ये दोनों बने एक टूल्स की जैसे, जिन्होंने न्यू गोल्स और आइडियाज़ दिए लॉज को इम्प्रूव करने के लिए। तो लॉ रिफॉर्म्स गाइड हो रहे थे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में दिखते ही हैं। प्लस यहाँ पे ऐसे कुछ लॉज थे जो 1950 के पहले आए थे, राइट? सो हम इसे कहेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि लॉज मेड बिफोर 1950, या फिर आप इसे ब्रिटिश एरा, प्रीवियस ब्रिटिश एरा लॉज ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल नंबर 372। ये कहता है कि ऐसे लॉज जो 1950 के पहले आए थे या फिर जो मोस्टली ब्रिटिश एरा के थे, वो कंटिन्यू रहेंगे, इंडिया में ऑपरेट करेंगे। ओके, बट अनटिल चेंज्ड या फिर अमेंडेड और रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को लगता है कि 1950 के पहले कोई XYZ का नाम का लॉ है, अब वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस ओल्ड लॉ को कंप्लीटली रिपील कर सकती है, यानी कि रिमूव कर सकती है। सो ओल्ड लॉज डिड नॉट डिसअपियर ऑटोमेटिकली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे चेंज कर सकती है बाद में, बट दे रिमेन्ड। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पीपल इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट डिमांडेड अ लॉ, न्यू लॉ कमीशन। ऐसा क्यों हुआ था, ये न्यू डिमांड क्यों? देखो, पर्पज़ यही था, जो आउटडेटेड या फिर ओल्ड लॉज थे ये हमारे मॉडर्न और चेंजिंग नीड से मैच नहीं कर रहे थे, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया कि मतलब डिमांड स्टार्ट की कि हमें न्यू लॉ कमीशन की ज़रूरत है, जो हमारे मॉडर्न नीड्स को और चेंजिंग नीड्स को समझ सके। और तभी यहाँ पे ये आइडिया का जन्म हुआ, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की इस डिमांड को, और फिर फाइनली फर्स्ट लॉ कमीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ 1955 में।
और इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल ही नाम है फर्स्ट लॉ कमीशन। बस 1955 ये ईयर आपको याद रखना है। और यहाँ से ही स्टार्ट हो गया हमारे मॉडर्न लॉ कमीशन का सिस्टम। ओके फाइन। अब अगर जनरली टेन्योर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो 3 साल का टेन्योर आपको दिख जाता है। यहाँ पे उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो थे MC सितलवाड़। ओके, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में भी अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। ओके, सो MC सितलवाड़ ये उस टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, तो ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे और ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया है, 3 साल का था, राइट। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया सिंस 1955, ये देखिए यहाँ पे, हाँ, लॉ कमीशन की छोटी सी टाइमलाइन बता देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। 1955 से 21 मोर लॉ कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं अब तक। कितने? 21। और देखो आफ्टर फर्स्ट लॉ कमीशन 1955, ये ईयर आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए। प्लस 21 मोर लॉज वेर क्रिएटेड, और जो लॉ कमीशन है इसे बार बार बनाया गया है ओवर टाइम, जब भी ज़रूरत हुई है, जब भी ज़रूरत पड़ी है तब। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि लॉ रिफॉर्म्स ये हमारी कंट्री में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस इन इंडिया। ओके, ईच विथ 3 years टर्म्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। एवरी लॉ कमीशन इज क्रिएटेड फॉर 3 years ओनली। टेम्पररी बॉडी है, फिक्स ड्यूरेशन है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, वो पॉइंट आपको भूलना नहीं है, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा टर्म ऑफ रेफरेंस का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसे टॉपिक्स या फिर टास्क्स, सब्जेक्ट्स जो कमीशन को दिए जाते हैं। हर एक कमीशन डिफरेंट असाइनमेंट्स इनको दी जाती है, डिपेंड करता है कि उस टाइम के ड्यूरेशन में क्या नीड है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमीशन आएगा और फिर यहाँ पे टास्क कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब होता है टर्म ऑफ रेफरेंस, राइट। ठीक है, अब हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं हमारे लॉ कमीशन का। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेयरपर्सन से, पर उससे पहले एक पॉइंट याद रख लेना, जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे लॉ कमीशन का, ये परमानेंट नहीं है। जो मेंबर होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ओके, सो चेंज इन एवरी न्यू कमीशन। ऐसा नहीं है कि ओल्ड कमीशन था, 3 साल हो गए, नया कमीशन आया है, यहाँ पे जो 3 लोग थे, 3-4 लोग यहाँ पे सेम टू सेम वही है, ऐसा नहीं होता है, चेंज होते हैं लोग। सो फ्लेक्सिबल कंपोजिशन है यहाँ का। प्लस यहाँ पे अगर चेयरपर्सन की बात करूँ, यूजुअली यहाँ पे चेयरपर्सन तो होती ही है, हमने इतनी सारी बॉडीज़ देखी है। अगर अब आपको एक जनरल आइडिया पता चल गया होगा, राइट। सो चेयरपर्सन है, इनके साथ थोड़े से फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, प्लस यहाँ पे होते हैं, ये देखिए, मेंबर सेक्रेटरी। तो चेयरपर्सन हो गए, फुल मेंबर्स हो गए, मेंबर सेक्रेटरी हो गए, और यहाँ पे होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। अब जो नंबर होता है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक असाइन किया गया है। सो बेसिक स्ट्रक्चर या ऐसा होता है, पर ये फ्लेक्सिबल है, साइज कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है नीड के ऊपर। चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। अब ये जो कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली लीगल एक्सपर्ट्स को रखेंगे, जूरिस्ट को रखेंगे या फिर लॉ प्रोफेसर्स जो होते हैं उन्हें रखेंगे। शॉर्ट में अगर बताऊँ, अगर कुछ भी याद नहीं है तो ये याद रखना कि हाईली क्वालिफाइड लीगल पर्सन्स यहाँ पे कमीशन को लीड करते हैं। प्लस यहाँ पे अगर मेंबर सेक्रेटरी की बात करूँ तो जो इंडियन लीगल सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इनकी रैंक जो एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, उनकी रैंक के होते हैं ये लोग। सो सीनियर गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर्स ऐसे कह सकते हो, जो मैनेज करेंगे फंक्शंस को। पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पे बताया मैंने आपको, फेमस लॉयर्स होंगे जो हमारे बार से आते हैं, प्लस जो लीगल स्कॉलर्स या फिर अकेडमिक्स बोल सकते हो, कोई सब्जेक्ट्स के एमिनेंट्स या फिर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं स्पेसिफिक लॉ फील्ड में, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्सपर्ट इन शॉर्ट, राइट। फिर अराउंड 12 रिसर्च स्टाफ होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल होता है इन लोगों का। प्लस यहाँ पे स्मॉल ग्रुप होता है एडमिन स्टाफ्स का, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी स्टाफ के लीजिए आप, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। सेपरेट एडमिन सपोर्ट होता है। तो मतलब बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया गया है लॉ कमीशन के कंपोजिशन का, जिससे कि काम भी अच्छे से हो सके, राइट। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं लॉ कमीशन की, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो क्या है, ये यूजलेस लॉज जो होते हैं
हमारी लेट्स से कि हमारी कंट्री का लिस्ट है यहाँ पे लॉ का, यहाँ पे अगर कोई यूजलेस लॉ दिख गया तो इसे आइडेंटिफाई करेंगे और रिपील कर देंगे। रिपील करने का मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना, रिमूवल। तो फाइंड लॉज विच नो लॉन्गर नीडेड और दे आर इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। रिकमेंड करेंगे सर इसे रिपील कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो फिर ये क्लीन कर रहे हैं आउटडेटेड लॉ को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है इनका? ये स्टडी करते हैं जो हमारी कंट्री में एग्जिस्टिंग लॉज है। अब अच्छा, ये जो जब ये स्टडी करेंगे ना एग्जिस्टिंग लॉज को, तो यहाँ पे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की हेल्प लेंगे, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें इंप्रूवमेंट कर सके, रिफॉर्म कर सके, है ना। रेकमेंड करेंगे न्यू लॉज को अगर ज़रूरत हो तो, जिससे कि हम अच्छे से और अच्छे से डीपीएसपी को या फिर जो हमारे प्रीएम्बल में गोल्स दिए हैं उसे अचीव कर सके। जैसे कि क्या, कौन से गोल्स है? जस्टिस, इक्वालिटी एक्सेट्रा, है ना। तो इट मेक्स लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब थर्ड यहाँ पे ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो लीगल और जुडिशियल टॉपिक इन्हें यहाँ पे कमीशन को भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कमीशन को कि आप इसको स्टडी करो और आपका जो ओपिनियन है वो दो। सो एडवाइजरी रोल ऑन लीगल मैटर्स यहाँ पे इस फंक्शन को कमीशन निभा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये यहाँ गवर्नमेंट अगर चाहे तो कमीशन को ये बोल सकते हैं कि कोई फॉरेन नेशनल में आपके असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वैसे लीगल रिसर्च को। सो इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन में भी इनका रोल होता है। प्लस यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज, ठीक है, तरीके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज, जिससे कि जो लॉ है वो जो हमारे कंट्री में पुअर, ठीक है, पुअर लोग हैं उन्हें बेनिफिट हो सके। ओके, सो सजेस्ट वेज सो दैट द लॉ बेनिफिट पुअर पीपल। प्लस यहाँ पे जस्टिस और एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। सो लॉ फॉर द सोशल जस्टिस। प्लस यहाँ पे सेंट्रल लॉज को रिव्यू किया जाता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है जो मेजर सेंट्रल लॉज है वो कोशिश की जाती है उसे सिंपल और क्लियर बनाया जाए, है ना। जो एनोमलीज होती है, एनोमलीज का मतलब क्या होता है? जो इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है। एम्बिग्यूइटीज़ जो होती है, एम्बिग्यूइटीज़ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अनक्लियर मीनिंग होना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, उसे हम एम्बिग्यूइटीज़ कहते हैं। या फिर इनइक्वालिटीज़ हो सकती है, इनइक्वालिटीज़ मतलब अनफेयरनेस, राइट। ये 3 वर्ड्स का आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया है। ओके, सो अगर ये चीज़ें हो तो यहाँ पे इसके ऊपर काम चलेगा। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्लैरिटी, फेयरनेस और एफिशिएंसी ऑफ द लॉ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ कमीशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। लॉ कमीशन के काम को समझते हैं, या फिर आप ऐसे बोलो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट प्रोसेस है उसे समझते हैं। सबसे पहले क्या, ये मीटिंग कंडक्ट करेंगे। मीटिंग कंडक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी इंटरनल मीटिंग्स में, ठीक है। सो वर्क जो चलता है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है मीटिंग्स में ही। सेकंड, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की जाती है, टॉपिक्स चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कमीशन डिसाइड करता है कि ऐसा कौन सा इशू है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर असाइन करेंगे, इनिशियल रिसर्च करेंगे मेंबर्स एक्सेट्रा। सो ये प्लानिंग स्टेज होगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी। फाइनली फिर यहाँ पे ये सुटेबल रिसर्च और डेटा कलेक्शन की मेथड्स को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिफॉर्म स्कोप। तो एविडेंस बेस्ड वर्क यहाँ पे हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया जाता है। मतलब क्या, देखो ये ड्राफ्ट करते हैं पेपर्स को जो एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को देखने के बाद सजेशन क्या करें, सजेस्ट मतलब रिफॉर्म्स क्या ले जाए। सो रिफॉर्म यहाँ पे सजेस्ट किए जाते हैं। फिफ्थ यहाँ पे सर्कुलेट फॉर द फीडबैक, जो भी वर्किंग पेपर के ऊपर काम कर रहा है उसे सर्कुलेट करेंगे ये लोग पब्लिक और स्टेक होल्डर्स में फॉर द फीडबैक, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब आपको फीडबैक मिलेगा तभी तो आप अच्छे से इसमें इंप्रूवमेंट कर सकेंगे, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रखो याद, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे इन्होंने की। 6 यहाँ पे ये है, फीडबैक को केयरफुली इवेल्युएट किया जाता है और अपनी रिपोर्ट के साथ इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो रिफाइनमेंट स्टेज आप इसे कह सकते हो। प्लस यहाँ पे एंटायर कमीशन रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा और फिर फाइनली यहाँ पे अप्रूव करने के लिए भेजेगा। तो इस तरह से फाइनल अप्रूवल यहाँ पे होता है, राइट। अब अप्रूवल हो गया है तो ऑफिशियल रिपोर्ट फाइनली सबमिट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
एडवाइजरी सबमिशन है बाय द वे, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि ये एक्सेप्ट करना है मतलब करना है, ऐसे नहीं होता है। जैसे ही ये सबमिशन हो जाएगा फिर मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को स्टडी करेगी और वहाँ पे कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज होती है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और जैसे ही ये स्टडी हो जाए फिर बाद में इसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है टाइम टू टाइम। तो रिपोर्ट सबमिट करके फिर फाइनली यहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं। सो टोटल रिपोर्ट्स सबमिटेड सो फार इज अप्रॉक्सीमेटली 277। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बताया मैंने आपको, ठीक है। लॉ कमीशन का रोल समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट को एडवाइस मिलती है फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड लीगल बॉडी। आपको पता है जो हमारा लॉ कमीशन है वो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी करता है और टर्म ऑफ रेफरेंस का कीवर्ड मैंने आपको ऊपर समझाया, राइट। और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि एक्सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है लॉ मेकिंग में गवर्नमेंट को। प्लस दूसरी बात ये है कि कमीशन काम करता है, लेकिन देखो गवर्नमेंट कभी कभी कमीशन को रेफर करती है टॉपिक्स। प्लस यहाँ पे कमीशन अपने आप से सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन। तो रिसर्च को कंडक्ट करना, एग्जिस्टिंग लॉ को रिव्यू करना, रिफॉर्म्स और न्यू लॉज को सजेस्ट करना, ये सारी चीज़ें ये कमीशन करता है। सो एक्टिव लॉ इन अ लीगल रिफॉर्म इज व्हाट इज़ देयर इम्पॉर्टेंट रोल। प्लस यहाँ पे कोर्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी की जाती है। जैसे कि अब देखो कौन से प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगा। जब हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तब हमें क्या कोशिश करते हैं कि जस्टिस डिलीवर करने में डिले ना हो, स्पीडी केस का डिस्पोजल हो जाए। तो स्पीडी केसेस डिस्पोजल ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। जो लिटिगेशन की कॉस्ट होती है, अगर आपको कोर्ट में जाना हो तो बहुत सारा खर्चा होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो वो जो लिटिगेशन कॉस्ट है ये कम हो जाए, राइट। यही होगी चीज़ें जहाँ पे जस्टिस में रिफॉर्म की ज़रूरत हो मोटे मोटे तौर पे, सही बात है। तो ये चीज़ करने की, ये काम करने का भी काम यहाँ पे लॉ कमीशन करता है। सो इम्प्रूव द एफिशिएंसी प्लस एक्सेस टू जस्टिस। प्लस यहाँ पे लॉ कमीशन मॉडर्न जो हमारे इंडियन लॉज है उनकी मॉडर्न ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। आपको मैंने कीवर्ड ऊपर बताया था कोडिफिकेशन का। सो कोडिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, सिस्टमैटिक रिटर्न लॉस याद है ना आपको, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना। सो लॉन्ग टर्म लीगल डेवलपमेंट यहाँ पे कमीशन के थ्रू पॉसिबल हो पाती है, ओके। तो इस तरह से हमने लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।